welcome guys. Today we will start chapter 6 of civics, understanding our criminal justice system. So, when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. जब भी हम लोगों को कुछ दिखता है ऐसा कि जब कोई लॉ को तोड़ रहा है, रूल को तोड़ रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करें. You might you might have seen either in real life or in movies, police officers file reports and arresting persons. हम लोग जनरली देखते हैं रियल लाइफ में भी और मूवीज़ में भी देखा कि ऑफिसर जो है रिपोर्ट फाइल करते हैं और अरेस्ट करते हैं पर्सन्स को. बिकॉज of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. तो हम लोग वो फिल्में देख करके या फिर ऐसा देख करके हम लोगों को ऐसा फील होता है कि पुलिस ही डिसाइड करते हैं कि पर्सन गिल्टी है या नहीं, पर्सन दोषी है या नहीं, पुलिस ही डिसाइड कर देती है, ऐसा हम लोगों को लगता है. दिस इज़ हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू. आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, it is a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. तो अरेस्ट होने के बाद पुलिस का काम है अरेस्ट करना. पुलिस को काम ये नहीं है कि वो डिसाइड करे कि जो दोषी है, जिसको एक्यूज जो पर्सन है, जिस पे दोष लगाया गया है, वो गिल्टी है या नहीं है, वो मुजरिम है कि नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, every individual charged of a crime has to give a fair trial. तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार ऐसा है, रूल है कि इंडिविजुअल को जो है फेयर ट्रायल दिया जाना चाहिए कोर्ट में, ताकि कोर्ट डिसाइड कर पाए अच्छे से कि वो रियली वो क्रिमिनल है या वो कन्विक्टेड है या एक्यूज्ड पर्सन जो है वो गिल्टी है या नहीं है या निर्दोष है. तो हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंस यहाँ पे बुक में दिखाया गया है, उस इंस्टेंस को हम लोग देखेंगे. ये एक स्टोरी टाइप दिया हुआ है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत कुछ क्लियर होगा इससे. तो हम लोग देखते हैं इस इंस्टेंस में क्या है इस कहानी में. यहाँ से देखते हैं. एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसेस सिंधे इज़ गेटिंग ड्रेस्ड. शी हैज़ बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर. बहुत देर से वो तैयार हो रही है मिसेस सिंधे और अपना गोल्ड कॉइन सर्च कर रही है, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है. और मिस्टर सिंधे ने उन्हें बोला कि हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग. वेडिंग के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं, कोई पार्टी में, वेडिंग पार्टी में जाना है, तो उसके लिए लेट हो रहे हैं. तो इन्होंने, मिसेस सिंधे ने जवाब दिया कि आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर. वो ड्रॉर में नहीं है. आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट. शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम. मेरे रूम की साफ़ सफाई करने में शांति मेरे रूम में बहुत देर से पड़ी हुई रहती है, तो मुझे लगता है कि उसने ही चोरी किया है. ऐसा मिसेज शिंदे ने मिस्टर सिंधे को कहा. देन Shanti Hemram was been working in the house for the past 3 years. 3 साल से शांति हेम्ब्रम वहाँ पे काम करती थी. तो शांति से पूछा गया, शांति, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ? क्या तुम चोरी करना शुरू कर दी हो? एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और वो भी मेरा गोल्ड चेन. ब्रिंग योर ट्रंक, अपना जो बक्सा है वो मुझे ला करके दो, ट्रंक ला करके दो. आई वॉन्ट टू सर्च इट. वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ. अगर तुम्हारे पास चेन है तो वो रिटर्न कर दो. तो शांति बहुत डर गई. मैडम, आई हैवेंट स्टोलन इट, वो डर करके बोली. देन मिस्टर सिंधे सर्चेस शांति's trunk and finds an envelope of with rupees 10,000 in it. He screams at Shanti, saying that this is the money she got from selling the chain. तो जब मिस्टर सिंधे ने चेक किया उन्हें शांति का ट्रंक, तो उनको एक एनवेलप में 10,000 रुपया मिला. तो वहाँ पे वो चिल्लाया कि यही वो पैसा है जो तुम चेन को बेच करके रखी हो. तो इन्होंने कहा फिर से
शांति ने, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर लास्ट 1 ईयर। 1 साल से मैं और मेरा भाई ये पैसा जमा कर रहे हैं। वी वांट टू बाय अ बुल, हम लोग एक बुल खरीदना चाहते हैं। व्हेन वी गो टू अवर विलेज, जब हम लोग विलेज जाएंगे तो एक बुल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं मेहनत से, मैं और मेरा भाई। मैडम आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। देन मिस्टर सिंधे हैज़ कम टू पुलिस स्टेशन। मिस्टर सिंधे पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन किया, एफ आई आर करने के लिए वहाँ पे गया। एफ आई आर मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए। देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, घर पे चोरी हुआ ऐसा करके रिपोर्ट लिखाया। तो सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स मिस्टर सिंधेज एफ आई आर। मिस्टर सिंधे का जो एफ आई आर है वो सब इंस्पेक्टर राव ने रिकॉर्ड किया। देन मिस्टर सिंधे रिटर्न्स विद द सब इंस्पेक्टर राव, और फिर से शांति को पूछताछ किया। इंस्पेक्टर ने कहा, आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस सिंधे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। लेट मी सील द एनवेलप दैट हैज़ द मनी एंड टेक इट विथ मी एज एविडेंस। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और पुलिस स्टेशन ले करके जा रहा हूँ विद द एनवेलप ऑफ मनी। Please don't let him take me. I have not stolen the chain. This is my hard earned money. तो शांति ने कहा कि इन्हें रोको, मुझे अरेस्ट मत होने दो, ये मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। फिर सुशील, शांति's brother arrives and pleads with the SI सब इंस्पेक्टर राव टू रिलीज शांति। सुशील जो है शांति का ब्रदर, वो जेल में गया वहाँ पे पुलिस स्टेशन में और कहा कि उनको रिलीज़ कर दे, शांति को छोड़ दे। तो पुलिस ने कहा, सब इंस्पेक्टर ने कहा, सी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। तुम कोर्ट में जाओ और बेल ऑर्डर लेकर के आओ। बट वेयर आई विल गेट द मनी टू हायर अ लॉयर। मेरे पास मैं कहाँ से पैसा लाऊँ एक लॉयर को रखने के लिए, हायर करने के लिए, वकील को रखने के लिए। एंड हु विल स्टैंड एज सियोरिटी फॉर हर। यू हैव टेकन ऑल द सेविंग्स एंड सील्ड इट। और हमारे पास पैसा भी नहीं है, जो भी था वो तो आप ले लिया और सील कर दिए, तो हम लोग कैसे कोई वकील के पास जाएं। यहाँ सब इंस्पेक्टर राव फोर्सेबली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। ज़बरदस्ती सुशील को 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में रखा। सुशील इज़ अब्यूज्ड एंड बीटन बाई सब इंस्पेक्टर राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स। पुलिस वाले लोग सुशील को बहुत गालियाँ भी दिया और उसको मारा भी। दे ट्राई टू मेक हिम कॉन्फेस दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड अ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स दैट हैव स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम्स। उन लोग उससे कबुलाना चाहते थे, उन लोग उनसे बुलवाना चाहते थे, कबूल करवाना चाहते थे मार करके कि तुम और शांति दोनों भाई बहन मिलकर के गैंग चला रहा है जो आसपास के घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट बन करके चोरी कर रहा है, ज्वेलरी चोरी कर रहा है। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम सिंधेज नेबरहुड। सिंधे का नेबरहुड से भी, उसके पड़ोस से भी ज्वेलरी चोरी होने का ऐसा कंप्लेंट आया था। As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days। 2 दिनों के बाद सुशील को छोड़ दिया गया। सुशील बार बार ये बोल रहा था कि वो निर्दोष है, इनोसेंट है, वो इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर है, एक निर्दोष फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर है। Then although the court granted bail to Shanti after a month, कोर्ट ने 1 महीने बाद शांति को बेल पे रिलीज़ करवाया। शी वॉज अनेबल टू गेट एनी वन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर 20,000। तो उनको कोई मिल नहीं रहा था उनके सपोर्ट के लिए। सी देयरफॉर कंटिन्यूड टू बी इन जेल। मतलब बेल के लिए उसको 20,000 रुपया की ज़रूरत था, तो कोई सपोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई था नहीं, तो इसलिए वो जेल में ही रहना पड़ा उसको, वो छूट नहीं पाई। सी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। वो एकदम बहुत ही मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर्ड हुई थी, परेशान थी मानसिक रूप से। सी इज़ वरीड अबाउट दैट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। वो सोच रही थी कि ट्रायल में क्या होगा, कोर्ट में क्या होने वाला है। व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, ये सब वो सोच रही थी। तो फिर क्या हुआ,
The police files a charge sheet in the magistrate's court. The court gives a copy of the charge sheet including statements of witnesses to शांति. तो पुलिस ने एक चार्ज शीट दाखिल किया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस के लिए, क्योंकि कोर्ट के पास जाना ही था। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वो रियल में वो मुजरिम है या फिर निर्दोष है, दोषी है या निर्दोष है। तो कोर्ट एक चार्जशीट का कॉपी शांति को भी दिया जिसमें विटनेस का स्टेटमेंट था। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट हिज फॉल्स केस ऑफ रेप। शांति ने कोर्ट के सामने बोला कि इस झूठे आरोप के लिए मेरे पास कोई वकील नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर पाए। द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिज डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस। तो मैजिस्ट्रेट ने एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट किया शांति के लिए, शांति के डिफेंस लॉयर के तौर पर उसको दिया गया और मिसेज रॉय को गवर्नमेंट के खर्चों पे। ये रूल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी पर्सन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। हर एक सिटीजन को, हर एक पर्सन को राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपना बचाव कर सके। आर्टिकल 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty and or other disability। पॉवर्टी हो या फिर कोई और डिसेबिलिटी हो जिसके कारण कोई लॉयर हायर नहीं कर पाता है, कोई वकील नहीं रख पाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट का कि उसको एक लॉयर, गवर्नमेंट लॉयर दिया जाए जो उसके तरफ से लड़े, जो उसका डिफेंस करे या फिर उसके साथ उसके सपोर्ट में लड़े। तो एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट में उनसे मुलाकात हुआ। कमला रॉय ने शांति से मुलाकात किया। हेयर आर माई केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड। तो शांति ने उन्हें बताया कि मुझे झूठा आरोप लगाया गया है कि मैंने अपने मालिक का गोल्ड चुराया है। दे फाउंड 10,000, उसका भाई ने बताया, दे फाउंड ₹10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but that is the money that we have been saving up together। वो मनी हम लोग दोनों कमा करके रखे थे, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस सिंधे ने कहा कि वो पैसा हम लोग गोल्ड को बेच करके रखा है। देन अगला सीन है, द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट of Mrs. Sindhe's gold chain and possession of money 10,000 got from selling stolen। तो ये केस बना, ये केस था। I plead not guilty and I claim trial। तो उसको ट्रायल चाहिए था शांति को। द ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट बिगिंस। तो ट्रायल स्टार्ट हुआ। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। He presents Mrs. and Mr. Sindhe as a key witness। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था, वकील जो था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो प्रेजेंट कर रहा था मिस्टर एंड मिसेस सिंधे एज अ की विटनेस। उनका की विटनेस था कि ये लोग वो चश्मदीद गवाह हैं या फिर गवाह है, विटनेस है चोरी का। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो टेल मी मिसेस सिंधे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। कैसे गोल्ड चेन मिसिंग हुआ। आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉअर, शांति स्टोर इट। मैंने अपने ड्रॉअर में रखा था और शांति ने चोरी कर लिया। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इन माई रूम। बाहरी कोई, शांति के अलावा कोई मेरे रूम में नहीं जाता है। मिस्टर सिंधे सर्च्ड हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वेयर शॉक्ड to find 10,000 in an envelope। शांति got this money from selling my gold chain। she is a thief। वो चोर है। ये कहानी मिसेस सिंधे ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस सिंधे। क्रॉस एग्जामिन किया। क्रॉस एग्जामिन करना मतलब जिस गवाह से
एक बार पहले पूछताछ हो चुका है, उससे दोबारा पूछताछ करना दूसरा वकील के द्वारा। तो एडवोकेट रॉय का बारी अब आया। तो एडवोकेट रॉय ने उससे पूछा कि what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain. What you are basically saying is that you did not see, आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा है। Nor did you recover the chain on शांति, ना ही आप चेन शांति के पास से आपको मिला है। Also, in the 3 years that she worked for you, nothing has been stolen from the house. 3 साल से जब से वो काम कर रही है आपके घर में, तो आपके घर में कभी चोरी नहीं हुआ है। You were also regularly paying her 1000 सैलरी each month. आप भी उसको 1000 सैलरी पर मंथ देते आ रहे हैं। ये डिफेंस लॉयर जो है रॉय, उन्होंने मिसेस सिंधे को पूछा, क्रॉस एग्जामिन किया। देन क्या हुआ? एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस। थ्रू देयर टेस्टिमोनीज she is able to show that the 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earnings of सुशील एंड शांति। तो मिसेज रॉय, एडवोकेट रॉय जो है, उन्होंने सुशील और उनके एम्प्लॉयर जो है, उनकी बहन, तो उन लोगों से एग्ज़ामिन करके, बातचीत करके पता किया, सब कुछ पता किया, डिटेल्स लिया। थ्रू देयर टेस्टिमोनीज शी इज़ एबल टू शो दैट, तो उनका जो टेस्टिमोनीज है, उनके पास जो प्रूफ है, उससे वो प्रूफ करना था उनको कि ये जो पैसा था 10,000 रुपया, वो उनका कमाया हुआ पैसा था। ये डिफेंस लॉयर को प्रूफ करना था कोर्ट के सामने, ना कि चोरी का पैसा था। एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मेन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम सिंधेज नेबरहुड। तो सुशील को ये पता चला कि पुलिस ने, इंस्पेक्टर शर्मा ने गैंग ऑफ यंग मैन को पकड़ा है, चोरों का गैंग को, जो ज्वेलरी चुराया है सिंधे का नेबरहुड से। सम ऑफ मिसेस सिंधे सन्स फ्रेंड, मिसेस सिंधे का ही बेटा का दोस्त निकला, पार्ट ऑफ दिस गैंग। मिसेस सिंधे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम, और मिसेस सिंधे का भी चेन वहाँ पे मिल गया उनके पास। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, सुशील ने एडवोकेट रॉय को इस बारे में बताया। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज द डिफेंस विटनेस, तो इंस्पेक्टर शर्मा को रॉय ने बुलाया डिफेंस विटनेस के तौर पे। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड? तो शर्मा ने बताया, हेयर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस सिंधे एज हर्स। तो चेन उनका मिल गया, जो उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और कुछ लड़के ये एडमिट किए कि उन्होंने ही चोरी किया था। तो द जज हेयर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस, सारे गवाहों का जो टेस्टिमनी था, जो बात था, उन्होंने सुना। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, इंस्पेक्टर शर्मा का जो टेस्टिमनी आया, जो बात आया, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज़ नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज़ इनोसेंट। तो ये अब पक्का हो गया कि शांति इनोसेंट है इंस्पेक्टर शर्मा के बाद से, एंड शुड बी एक्विटेड, और उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। शांति, यू आर हेयर बाई एक्यूटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट, तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है, मुक्त किया जाता है, और पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द 10,000 रुपीज़ विच हैव बीन सील्ड। तो फ्रॉम द अबव इंसिडेंट, तो उनको छोड़ दिया गया, शांति को, ये प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम द अबव इंसिडेंट you can see that the 4 key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor, defense lawyer and judge। 4 प्लेयर हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। You have seen the roles each of them played in above case. What is the role of the police in investigating a crime? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of crime. An investigation includes recording statements of witnesses, collecting different kinds of evidence। तो पुलिस का काम क्या है? जब भी उसको कंप्लेंट कोई मिलता है, तो उनको, पुलिस का काम ये है कि उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि क्राइम कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, और स्टेटमेंट को नोट करना है।
जो भी गवाह है, विटनेस है, उनका जो रिकॉर्डिंग है, उनका जो स्टेटमेंट है, उनको रिकॉर्ड करना एक काम है, और कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, और ये एविडेंस कलेक्ट करना है, सबूत जमा करना है। एविडेंस मीन्स सबूत। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के बेसिस में, छानबीन के बेसिस में, द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। छानबीन के बेसिस पे पुलिस एक ओपिनियन बनाता है। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, अगर एक्यूज्ड पर्सन को वो गिल्टी बनाता है, अगर दोषी बना रहा है, अगर पुलिस ऐसा सोचता है कि जो सबूत मिला है उसके बेसिस पे ये पर्सन जो गिरफ्तार किया गया है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो दोषी है, देन दे फाइल अ चार्जशीट। तब वो लोग एक चार्जशीट फाइल करता है कोर्ट में, तब उसको कोर्ट में जाना है जाता है। एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ नॉट द जॉब of the police to decide whether a person is guilty or innocent। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि पुलिस को ये काम नहीं है, पुलिस का ये काम नहीं है डिसाइड करना कि पर्सन जो है वो गिल्टी है, दोषी है, या फिर निर्दोष है, गिल्टी है या इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब निर्दोष, और गिल्टी मीन्स दोषी। Police investigations always have to be conducted in accordance with the law and with full respect for human rights। पुलिस जो अपना इन्वेस्टिगेशन करता है उसको फुल रेस्पेक्ट के साथ करना चाहिए, और लॉ को फॉलो करते हुए करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हुए करना चाहिए। किसी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उनको बाइज्जत गिरफ्तार करना चाहिए, और उनको उसका कारण भी बताना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। जब भी पुलिस अरेस्ट करेगी, डिटेंशन करेगी, उसको कस्टडी में रखेगी किसी को, कोई भी पर्सन को, तो उसको रूल को फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइंस दिया है पुलिस को, उसको फॉलो करके ये करना है काम। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट। पुलिस को ये अलाउ नहीं है कि वो टॉर्चर करे किसी को, और या फिर मारे, और शूट, या फिर किसी को गोली मारे। पुलिस को ये परमिशन नहीं है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, छानबीन के दौरान में किसी को मारना नहीं है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी को गोली नहीं मारना है, ऐसा रूल में है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर अ पेटी ऑफेंसेस। बहुत कोई भी जुर्म किया हो कोई पर्सन, लेकिन पुलिस को यह अधिकार नहीं है उसको पनिशमेंट देने का पर्सन को। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ guarantee to every arrested person of the following fundamental rights। जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो आर्टिकल 22 के तहत उसको यह अधिकार दिया जाता है। ये अधिकार जो है नीचे लिखा हुआ है, ये सब हम लोग अभी उसको देखते हैं। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। अगर पर्सन कोई अरेस्ट होता है तो उसको उस टाइम उसको अरेस्ट का रीज़न उसको जानने का अधिकार है। उसको अरेस्ट का रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ये एक पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये उसका अधिकार है अरेस्टेड पर्सन का। नेक्स्ट है द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अरेस्ट होने के बाद या कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, उसको अधिकार है कि उससे अच्छे से बिहेव किया जाना चाहिए, उससे ख़राब तरीके से बिहेव नहीं किया जाना चाहिए, और उसको टॉर्चर भी नहीं किया जाना चाहिए। कॉन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में अगर वो उससे कुछ कॉन्फेस किया गया है, उससे कुछ उगलवाया गया है, बुलवाया गया है पुलिस कस्टडी में, तो उसको सबूत के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता है जब तक वो कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ना बोले। नेक्स्ट है अ बॉय अंडर 15 एंड ओमेन। 15 साल के नीचे कोई लड़का या फिर कोई ओमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग।
सवाल जवाब के लिए 15 साल से नीचे का बच्चा या फिर कोई ओमेन, कोई लड़की को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाना चाहिए सवाल जवाब के लिए। तो ये 4-5 अधिकार है जो आर्टिकल 22 हम सबको प्रोवाइड करता है। जो कोई भी अरेस्ट होता है तो उसको ये सब अधिकार मिलता है। तो यहाँ पे एक ये है सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक प्रोसीड्योर और गाइडलाइंस है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for arrest, detention and interrogation of any person। तो क्या क्या फॉलो करना चाहिए अरेस्ट, डिटेंशन और इंटरोगेशन के केस में कोई भी पर्सन। दीज आर नोन एज डीके बासु गाइडलाइन, इसको डीके बासु गाइडलाइन कहा जाता है। सम ऑफ दीज इंक्लूड, इनमें से कुछ ये हमारे नीचे दिया हुआ है। द पुलिस ऑफिशियल्स who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designations। जो पुलिस ऑफिसर कोई केस को में जा कर के अरेस्ट करने के लिए जा रहा है, इंटरोगेट करने के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, तो उनको एक क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन, उनका आईडी कार्ड उनके वर्दी पे होना चाहिए, जिसमें नाम उनका दिखना चाहिए, नाम का टैग दिखना चाहिए, नाम रहना चाहिए विद देयर डेजिग्नेशन, और उनका पोस्ट क्या है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो पोस्ट के साथ उनका नाम का लेबल जो है उनके वर्दी पे होना चाहिए जब वो कभी कोई काम कर रहे हो, तो जब वो ड्यूटी पे हैं तो। दूसरा है अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। एक मेमो बनाना होता है जब अरेस्ट करने के लिए जाया जाता है। एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट, और उसमें टाइम और डेट लिखा हुआ रहता है अरेस्ट का। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस, और इसको कोई एक विटनेस से अटेस्टेड भी कराना होता है, साइन कराना होता है। वो कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर, जो एक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। किसका? पर्सन जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसका। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और वो मेमो को जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उससे भी साइन कराया जाना चाहिए, काउंटर साइन। नेक्स्ट, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जो पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है या उसको कस्टडी में रखा जा रहा है या उसको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है, तो उसको अधिकार है कि वो कोई रिलेटिव, फ्रेंड और कोई अपना शुभचिंतक, वेल विशर को बुला सके या बात कर सके, उससे उसको बता सके। राइट टू इन्फॉर्म, उसको अधिकार है। नेक्स्ट, व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ द कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। अगर कोई रिलेटिव, फ्रेंड आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं तो पुलिस का ये काम है कि 8 से 12 घंटा के अंदर में उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR क्या होता है। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। ये FIR जो होता है पहला रिपोर्ट होता है जो जहाँ से पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offence। जब भी कोई क्राइम या जुर्म के बारे में कोई पर्सन इंफॉर्मेशन देता है तो उस इंफॉर्मेशन को ऑफिसर इंचार्ज जो है थाना का, पुलिस स्टेशन का, उसको रजिस्टर करने का जिम्मेवारी है, जो एक FIR होता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन राइटिंग। ये ओरली भी दिया जाता है और राइटिंग में भी दिया जा सकता है। द FIR यूजुअली मेंशंस द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस। तो FIR में क्या रहता है जनरली, उसका डेट, टाइम और जहाँ पे हुआ है क्राइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस, डिटेल्स, द बेसिक फैक्ट्स क्या हुआ है, इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इफ़ सब कुछ रहता है डिस्क्राइब किया हुआ। इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन
एंड विटनेसेस इज ऑल्सो मैंशन। अगर दोषी पर्सन का नाम पता है तो वो भी मेंशन किया जाता है, और कोई विटनेस है, कोई गवाह है, तो उसका भी नाम उसमें मेंशन किया जाता है। द एफआईआर ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। तो जो कंप्लेन कर रहा है उसका भी नाम और एड्रेस उस पर मेंशन किया हुआ जाता है। कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है, देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म in which the police registers an FIR and it is signed by the complainant। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जो जिसमें पुलिस रजिस्टर करता है एफआईआर को और कंप्लेनेंट से साइन करवाया जाता है। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। कंप्लेनेंट को ये अधिकार है कि वो एक उसका कॉपी ले ले, फ्री कॉपी ले सकता है जो एफआईआर किया है पुलिस को उसके लिए। देन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इज दैट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल। सिर्फ एक विक्टिम के खिलाफ ही कोई क्राइम नहीं होता है, वो पूरे सोसाइटी के खिलाफ एक क्राइम होता है, पूरा सोसाइटी के लिए वो एक क्राइम होता है। In court, it is the public prosecutor who represents the interest of the state. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the चार्ज शीट इन द कोर्ट। जैसे ही पुलिस चार्ज शीट फाइल करता है कोर्ट में तो प्रोसिक्यूटर का काम वहाँ से शुरू हो जाता है। ही और सी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। उसका इन्वेस्टिगेशन में कोई काम नहीं रहता प्रोसिक्यूटर का। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो प्रोसिक्यूटर जो है स्टेट के बिहाफ में काम करता है जो कंप्लेन किया है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज हर ड्यूटी to act impartially and present the full and material facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। तो ऑफिसर का वो काम होता है, प्रोसिक्यूटर का वो काम होता है कि वो पार्शियलिटी ना करे, बराबर तरीके से काम करे, दोनों को बराबर ले करके, और जो सारा मटेरियल फैक्ट है, विटनेस है, गवाह है, एविडेंस है, सबूत है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि कोर्ट डिसाइड कर पाए। What is the role of judge? तो जज का रोल क्या है? The judge is like an umpire in a game and conducts the trial impartially and in open court. The judge hears all the witness। जज जो है सारे विटनेसेस को सुनता है, सारे गवाहों को सुनता है, एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। दोनों साइड से, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस से भी, जो दोनों साइड से जितना भी एविडेंस आता है दोनों को सुनता है और सारे विटनेस को भी सुनता है। The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented in accordance with the law। लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी एविडेंस पेश किया गया है उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है, जज डिसाइड करता है कि पर्सन जो है वो दोषी है या निर्दोष है। इफ़ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। He may send the person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribes। तो अगर वो दोषी प्रूव हो जाता है, अगर वो दोषी रहता है पर्सन, तो उसको जेल भेज दिया जाता है या फाइन लगाया जाता है या दोनों कर दिया जाता है, या जो भी लॉ में जो बताया जा रहा है, लॉ में जो लग रहा है वो उसके साथ किया जाता है अकॉर्डिंगली। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल क्या है? Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try शांति's case very differently। अगर शांति का केस को जज बहुत अलग तरीके से लेता तो क्या होता? What if the court did not give a copy of the charge sheet? अगर कोर्ट शांति को कोई चार्ज शीट का कॉपी नहीं देता तो क्या होता? What if he held the trial in a secret location? अगर सीक्रेट लोकेशन में होता ट्रायल तो क्या होता? वेयर नाइदर शांति नॉर सुशील वेयर प्रेजेंट, जहाँ पे सुशील और शांति दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर इस तरह का अनफेयर होता तो ये क्या होता है ऐसा? इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। तो ये बहुत ही गलत होता है, गलत ट्रायल होता है ये। दिस इज़ बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर, इसीलिए ट्रायल को फेयर होना ज़रूरी है।
सेवरल डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स हैव टू बी ऑब्जर्व, बहुत सारा प्रोसीड्यूर को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ, 21 में है राइट टू लाइफ, states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि किसी पर्सन का लाइफ और लिबर्टी को तभी लिया जाना चाहिए, तभी लिया जाता है जब कोई रीज़नेबल कारण हो और लीगल प्रोसीड्योर से वो फॉलो हो, लीगल प्रोसीड्योर को फॉलो करके किया जाए। A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld। फेयर ट्रायल जो है वो कंफर्म करता है, इंश्योर करता है कि आर्टिकल 21 जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे शांति के केस में वापस आता है। फर्स्टली, शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड ऑल द अदर एविडेंस दैट प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड against her। Shanti was charged with offence of theft and was defined as crime in the law। The trial was in an open court in public view। Her brother Sushil could attend the court hearings। The trial was held in the presence of the accused। तो पूरा एकदम फेयर हुआ, सबके सामने। शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, शांति को एक लॉयर ने डिफेंड भी किया। शांतिज लॉयर एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। जो भी उधर से जो विटनेस था, चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया शांति पे मिसेस सिंधे और मिस्टर सिंधे, उन लोगों को क्रॉस एग्जामिन किया गया रॉय के द्वारा। उनको एक मौका दिया गया फिर से पूछताछ करने का। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांतिज डिफेंस। और एडवोकेट रॉय को भी एक मौका दिया गया कि वो कोई विटनेस को पेश किया जाए शांति को बचाने के लिए, जैसे वो इंस्पेक्टर शर्मा को लाया गया। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent। It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty। In this case, the prosecution failed to do so। It is significant that the judge decided the matter only on the basis of evidence before the court। The judge did not jump to a conclusion। ये जज जो है वो डायरेक्टली कोई कंक्लूजन पे जंप नहीं किया, सारे एविडेंसेस को सुना, उसके बाद डिसाइड किया। शांति वॉज थीफ कि शांति चोर है, वो डिसाइड नहीं कर दिया ऐसे ही, पार्शियलिटी नहीं किया। The Constitution and the law both state that all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious, ideological backgrounds, gets a fair trial। कोई भी इंसान हो, कैसा भी उसका रिलीजियस हो, कोई भी जेंडर हो, कास्ट हो, क्लास हो, तो उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। उसको फेयर ट्रायल मिलना उसका एक अधिकार है। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब कोई कानून के सामने बराबर है, वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन वेयर नॉट गारंटीड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे लोग समान हैं लॉ के सामने, सबको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।